हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने क्लास 9 हिस्ट्री का एक नया चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हिटलर के साथ 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों को पढ़ना है इसमें। और ये दो विश्व युद्ध हैं जिसमें एक विश्व युद्ध में आपने हिटलर को, मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में दिया था कि एक सैनिक के रूप में अपना भर्ती लेता है, और दूसरा विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है तो एक पार्टी का एक जबरदस्त लीडर बन करके शासक बनता है। पहले जिस विश्व युद्ध में जर्मनी जो जीत रहा था उसके हार की बात और फिर उसके अपमान की बात हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। और यहीं पर चैप्टर की जो स्टार्टिंग है फिर एक बार स्टोरी के माध्यम से है। एक हेलमेट नामक चाइल्ड जो 11 इयर्स ओल्ड एडोलसेंस एज का बालक है, ये वो पीरियड्स होता है 11 इयर्स 12 इयर्स जहां से बच्चे एडोलसेंस में ही एंट्री करते हैं और उनके माइंड में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। जैसे आपको एक बात करें कि भारतीय फिल्मों में, पुरानी फिल्मों को देखिए तो प्राय एक्टर या एक्ट्रेस जिसके कैरेक्टर्स पर फिल्म बनी है, कभी कभी वो स्टोरी को फ्लैशबैक में लेके चला जाता है। वो अंत की स्टोरी स्टार्ट करके शुरुआत तक जाता है। फिर उस स्टोरी से समझ में आता है कि कहानी कहां से चली थी और कहां पर आकर के एंड हुआ था। यहां पर भी चैप्टर में कुछ ऐसा ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत पर हेलमेट को उनका फादर अपने कमरे में अपने वाइफ के साथ हस्बैंड वाइफ बैठ करके वार्तालाप करते हैं, अर्थात हेलमेट अपने माता और पिता की कहानी सुनता है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। ये भी चैप्टर का ही पार्ट है स्टोरी मेथड से। 11 इयर्स का हेलमेट सुनता है कि उसके मम्मी पापा कहते हैं कि क्या हम स्वयं को मार लें। हेलमेट का फादर कह रहा है कि मैं अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को समाप्त कर लूं। ये घटना है मई 1945 में कि पहले या मई के पास। हेलमेट का फादर, उसका प्रोफेशन डॉक्टर है, नाजी पार्टी में एक अच्छे पोस्ट पर डॉक्टर का वर्क करता है, हिटलर के बहुत करीब है। लास्ट में जो हिटलर जीत रहा था एक्सिस पावर से, वो हार गया है। एलिज पावर से जो जीत रहा था वो हार गया। एक्सिस पावर इट मींस धुरी राष्ट्र, जिसका वो खुद एक नायक है, एक लीडर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है एक्सिस पावर का। जबकि एलिड पावर, जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं, उसमें एक बार चर्चा कर दें। जर्मनी सरेंडर टू एलिज पावर, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, रशिया। ये मई 1945 में होता है। इसके पहले अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने को सुसाइड कर लिया है। कारण यह है, हिटलर जर्मनी में रूलर्स बनने के बाद इतना अत्याचार किया है, उसको लगता है कि स्वयं को मार लेना चाहिए, अन्यथा मौत तो मिलेगी लेकिन घुट घुट के रोज मरना पड़ेगा। एक एम्बिशियस शासक, 20वीं सदी का नायक कहो, महानायक कहो, अपने आप को गोली मार लेता है। ऐसे तमाम महानायक इतिहास में हैं जिनका अंत बहुत बुरा हुआ है। चाहे वो नेपोलियन को ले लो, इसे आप ले लो। इसी बात को लेकर के हेलमेट का फादर
बहुत ही कश्मकश में है कि मैं क्या करूं, अंत में स्वयं गोली मार लेता है, अपनी फैमिली को नहीं स्वयं मार लेता है। ये बहुत बड़ा शॉक, एक सदमा लगता है हेलमेट के दिल दिमाग पर। और 9 इयर्स तक बिस्तर से उठता नहीं है और एक कौर अनाज नहीं लेता, ऐसी जिंदगी जीता है बच्चा वो। क्योंकि उन्हें पता है कि हम जर्मन नॉर्डिक आर्यंस के हैं, हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, एक्टिव मेंबर हैं, हमें बहुत बुरी मौत मिलेगी। तो ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में हेलमेट के फादर ने अपने को स्वयं समाप्त किया। अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय टू ब्लॉक्स मतलब डिवाइडेड है, एक्सिस पावर एंड एलिस पावर। एलिस पावर मित्र राष्ट्र जिसका इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम फ्रेंड्स प्यारे बच्चों, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स से बनता है, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अब तो सब इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए हम इंग्लैंड यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। फ्रांस है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके एंट्री करने के बाद नागासाकी और हिरोशिमा में, जापान के नागासाकी हिरोशिमा में एटम बम पटकने के बाद अगस्त 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त की घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है। एक्सिस पावर जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम मींस इटली का कैपिटल, बर्लिन मींस जर्मनी का कैपिटल, और जापान मीन टोक्यो मींस जापान की कैपिटल। ये 3 धुरी राष्ट्र हैं जो डिक्टेटर्स हैं, मिलिट्रिज्म में विश्वास करते हैं, तानाशाह है, सैनिक शासन एक तरह से, वन मैन बाउंड्री फोर्स है। डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कर चुके हैं सत्ता में आने के बाद। तो ऐसे फासिस्ट विचारधारा के, ऐसे नाजीवादी विचारधारा को कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री इन्हें एक ऐसा चक्रव्यूह घूमते हैं कि एक एक करके पराजित करते हैं। जर्मनी के हार के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरमबर्ग में की जाती है। यहाँ न्यूरमबर्ग नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, न्यूरमबर्ग। और इसमें कहा जाता है प्रोसिक्यूटेड नाजी वाज क्रिमिनल, दोषी था ठहराया जाता है, नाजी को अपराधी बनाया जाता है कि मानवता के नाम पर कलंक है। ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियां हैं, जो स्टार्टिंग है स्टोरी के बाद अंत, और फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग में चलेंगे वाइमर रिपब्लिक से। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नाजी को क्रिमिनल ठहराया गया। कैसे? किलिंग्स ऑफ 6 मिलियन ऑफ ज्यूज, 60 लाख यहूदियों की हत्या किया। यहूदी को अपने देश में पसंद नहीं करता हिटलर, उसकी पार्टी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर देश में कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी चार्ल्स डार्विन के, हर्बर्ट स्पेंसर की, वही चार्ल्स डार्विन की जिसकी एक बहुत फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी गई है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है कि धरती पर वही जीवित रह सकता है जो पावरफुल होगा। और हिटलर अपने के पावरफुल साबित करते हुए ज्यूज यहूदियों की नृशंस हत्या करता है। इसके बाद 2 लाख जिप्सीज जो ट्राइबल्स या मुस्लिम्स हैं, पोलिस जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, 10 लाख पीपुल की हत्या करता है। ये सारे क्राइम के आधार पर जब इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने न्यूरमबर्ग में इसको सजा सुनाई जर्मनी को, तो बड़े एक्टिव जो लीडर्स थे, बड़े 11 लोगों को ही इसको दोषी ठहराया और उनको मौत की सजा दी गई। जबकि अप्रैल में ही हिटलर ने अपने को सुसाइड कर लिया था अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ग्लोब्यूल्स के साथ, वो भी अपने को समाप्त कर लेता है। अब ऐसी परिस्थितियां, मतलब आप देखो कि हेलमेट कॉल से स्टोरी स्टार्ट होकर के हिटलर की सुसाइड, देन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में
दोषी ठहरा करके जर्मनी को इतनी बड़ी मानवता की हत्या करने का दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा वो नहीं मिलती है जो सजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को मिलता था या मिला था। कारण हो सकता है कि वो बहुत ही एक हार्श ट्रीटी थी, मानवता के लिए बहुत कलंक था। क्योंकि हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो चीजें और समझ में आएगी। बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणतंत्र का जन्म। वाइमर एक प्लेस है जर्मनी का जहां पर सरकारें नहीं बनती है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, अर्थात जर्मनी या ऑस्ट्रिया कह लीजिए, हंगरी कह लीजिए, एक मोनार्कियल सोच के देश हैं। ये एम्परलिज्म को डेवलप करते हैं, ये कैपिटलिज्म को डेवलप करते हैं, ये साम्राज्यवादी सोच के देश हैं, विस्तारवादी सोच के, राजशाही है। कैसर विलियम सेकेंड जर्मनी का राजा था, उसकी चर्चा आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये चर्चा है एम्परलिज्म की, मोनार्की की। तो चैप्टर से कनेक्टिविटी जहां बनती है वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर और अच्छे से समझ में आता है। तो उस राजशाही लीडिंग पोजीशन में थी, लेकिन अब यहां पर समझिएगा, फिर एक बार बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी दो ग्रुप से, एलिस पावर इट मींस मित्र राष्ट्र, वही इंग्लैंड, फ्रांस, आगे चलकर के यूएस से जुड़ता है। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कहा गया, इसको हम केंद्रीय शक्ति या धुरी राष्ट्र कह सकते हैं, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन टर्की, ये वही टर्की है। जब आप पढ़ेंगे क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया में कि ऑटोमन टर्की का खलीफा जो होता था वो एक तरह से धर्मगुरु होता था, और वहां पर राजशाही व्यवस्थाएं थी, मोनार्की सिस्टम था। इस सभी अपने विस्तारवादी सोच के प्रतीक थे। सभी राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। राज्य से मतलब अपने बड़ा कॉन्सेप्ट है, अपने कंट्री का एक दूसरे कंट्री पर अटैक करके, उस पर हमला करके कब्जा करते जाते थे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी तात्कालिक रीजन यही पड़ा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के सर्बिया के सर्ब लोगों ने हत्या कर दिया। रीजन्स बहुत है, जैसे मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन, विस्तारवादी सोच, पूंजीवाद का प्रचार और प्रसार, फैलाव, उस पर कब्जा करना, जिसको लेकर के जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है, फर्डिनेंड नाम था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक होते हैं, ये सेंट्रल पावर कहलाता है। और सर्बिया जो सर्ब मुल्क के थे, रसिया वहां से इन्वॉल्व होता है, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन विस्तारवादी सोच के देश हैं। ये भी ये देश इन्हें कुचलना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें लीडिंग पोजीशन सेंट्रल पावर में भी जर्मनी का है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक्सिस पावर में भी लीडिंग पोजीशन जर्मनी की थी। इस समय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिटलर का उदय। इस समय हिटलर अपने को एक सैनिक के रूप में, पत्रवाहक, जो पत्राचार का काम करता है, और भी कई काम है जो मिलिट्री में दिए जाते हैं वो करता है, उसमें भर्ती लिया है। यहीं पर जर्मनी को ये जो एलिस पावर है मिलकर के हराते हैं, और एक ट्रीटी ऑफ पीस हैज एंड ह्यूमिलिटी की ट्रीटी की जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ पीस वर्साई में फ्रांस में की गई, जो फ्रांस में की गई नवंबर 1918 में। इसे कहा गया एक शांति का प्रस्ताव है, जिसमें जर्मनी हार जाता है। जर्मनी का राजा कैसर विलियम गद्दी छोड़कर के भाग जाता है। अब उस समय ये जो ताकतवर देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका कह लीजिए, फ्रांस में लॉयड जॉर्ज है, अमेरिका में वुडरो विल्सन है प्रेसिडेंट वहां के, एक जबरदस्त ट्रीटी
थोपते हैं। फ्रांस में होता है आफ्टर डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी। इस ट्रीटी पर सिग्नेचर कौन करता है? वाइमर रिपब्लिक। और नीचे देखते हैं एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दिया। तो इस गवर्नमेंट में जिसमें सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक मिल करके एक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टीज मीट एट वाइमर फॉर्म नेशनल असेंबली। वाइमर स्थान पे एक नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। वहां की असेंबली का नाम राइक्सटॉग है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है। और राइक्सटॉग में नेशनल असेंबली बना करके एक नई सरकार बनाते हैं। इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस्टेब्लिश करते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कंडीशन। यहां पर डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ये जरूर है कि राइट टू वोट पीपल्स को मिल गया, डेमोक्रेटिक कुछ राइट देने की बात आई जो मोनार्की सिस्टम में जर्मनी के पीपल्स को नहीं मिलता था। और एक वाइमर रिपब्लिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ग्रुप्स मिल करके सरकार बना करके करते हैं। लेकिन वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साय है उसमें जो अपमान हुआ है वो थोड़ा बहुत नहीं है। एक एक पॉइंट समझिए, एग्जाम में पूछता है व्हाट यू नो अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्साय, व्हाई इज कॉल्ड द हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, व्हाई इज कॉल्ड द क्रिमिनल ऑफ नवंबर्स, नवंबर के अपराधी कहा जाता वाइमर गवर्नमेंट को, क्योंकि ट्रीटी इसी ने किया। वहां का राजा गद्दी छोड़ के भाग गया है, एक नई सरकार बनी। क्या ट्रीटी है कि पहली चीज कि 10% का पॉपुलेशन जर्मनी को रिड्यूस करना पड़ेगा। 13% का टेरिटरी क्षेत्र जर्मनी का अपना भाग वो छोड़ना पड़ेगा, और जिस पर लिथुआनिया, पोलैंड जैसे देश, डेनमार्क जैसे देश, फ्रांस आपस में बांट लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आप सोचो कि कोई भी देश जब किसी दूसरे देश की टेरिटरी पर, सीमा पर हमला करता है, सीमा पर अटैक करके छीनना चाहता है, 1 इंच कोई अपनी जमीन दे सकता है? आज वर्तमान में आप देखो कि एक कितनी बड़ी महामारी से विश्व गुजर रहा है। अब चाइना ने हमारे देश के, हमारे भूभाग की सीमा पर लद्दाख पर हमला किया। अब भारत के जवानों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत की सरकार ने जबरदस्त आज मजबूती से जवाब दिया। 1 इंच की सीमा कोई अपनी नहीं दे सकता, क्योंकि धरती अपनी मां होती है। अब मां को कोई भी कब्जा होते हुए नहीं देख सकता है। उस समय, जिस समय इस अपमानजनक संधि पर सिग्नेचर किया वाइमर रिपब्लिक ने, कैसे वहां की जनता इसको एक्सेप्ट की होगी? 26% उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ गया जो कोल माइंस के क्षेत्र थे, जो रिच थे। 75% उन आयरन की बेल्ट को छोड़ना पड़ा, जो मिनरल्स, कोल माइंस, ये क्षेत्र, जिससे जर्मनी काफी स्ट्रांग हुआ था। अल्सेस और लॉरेन के क्षेत्र फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, वॉर गिल्टी क्लॉज लगा करके 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा जर्मनी पर। एक अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस का 1920 में जन्म होता, 1919-1920 में, और एक तरह से सभी अप्रूवल कर देते हैं लीग ऑफ नेशंस। अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय के वुडरो विल्सन की माइंड की उपज थी। वो खुद लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं है, और उस समय के सभी देशों को मेंबर्स बनाता है या प्रयास करता है, सब मेंबर्स बनते हैं इंटरनेशनल पीस के लिए। वही लीग ऑफ नेशंस को आगे चल करके हिटलर ने रिजाइन दे दिया। तो यहां तक हमने देखा वाइमर रिपब्लिक, ट्रीटी ऑफ
वर्साय पर सिग्नेचर करता है, जिसे नवंबर का क्रिमिनल भी कहते हैं इतिहास में, जो कि नवंबर मंथ में हुआ है, इसलिए 1918 की घटना चक्र है। वाइमर रिपब्लिक ने इतना बड़ा क्षेत्र, जो उसके इनकम का, जो उसके पावर का साधन था, मिलिट्री सेना को रिड्यूस कर दिया गया। अब जर्मनी की जनता वाइमर गवर्नमेंट से नाराज है, वाइमर रिपब्लिक से नाराज है, और इसी समय इमरजेंस ऑफ हिटलर, एक तरह से हिटलर पैदा नहीं होता है, बल्कि हिटलर का जर्मनी की राजनीति में एक इस रूप में उदय होता है, पार्टिसिपेट होता है कि उसने जर्मनी के खोए हुए साम्राज्य का, खोए हुए अपमान का बदला लेने के लिए खड़ा हो गया। और शुरुआती दौर में कैसे कैसे वो सब चीजें हिटलर प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या कमियां थी, वो मैंने लास्ट में जो पहले बुक के पहले पेज पर ही था, वो मैंने बताया। क्रमशः हम बढ़ते जाएंगे, थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे, कैसे वाइमर रिपब्लिक अर्थात वाइमर गवर्नमेंट की सत्ता जर्मनी से जाती है और नई गवर्नमेंट नाजी पार्टी के लीडरशिप में हिटलर की बनती है। हम इन सारी बातों का नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप वीडियो देखते रहिए, अपने विषय का ज्ञान बढ़ाते रहिए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। एक नई ऊर्जा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।